राम प्रेप। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके CUET 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए डिस्कस करते हैं अपने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग मोलरिटी को डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा कि मोलरिटी होता क्या है। मोलरिटी हम लोग लिखते हैं कैसे, कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी वॉल्यूम रखना है यहाँ पे लीटर में रखना है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने का तरीका हमारा NaOH के लिए क्या होगा, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो 5 ग्राम बाई उसके मोलिकुलर वेट से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना 40, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 450 ml दिया है। हमें पता है हमें लीटर में रखना है, इसलिए हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और ये करते ही हमें मिल जाएगा 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। 5 9 जा, इसके बाद तो ये हमारा आ गया 36। देख सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग करके हमारा एक ऑप्शन होगा। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 0 पॉइंट करके हमारे दो ऑप्शंस हैं, पहले और दूसरे। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पता है कि हमारा पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक, ये 10 टू द पावर -3 वाला नहीं। तो इस तरीके से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा, सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है हमारा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl और NaOC OAC के लिए दिया हुआ है हमारा। फर्दर गिवन वैल्यूज़ हैं हमारी। ठीक है, NaCl, HCl एंड NaOAC कितना दे रखा है हमारी वैल्यू को, 126.4, 425.9 और 91.91। ओके, अब हमें पूछ रखा है, इसने कैलकुलेट करना है हमें मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HOAC। अब हमें ध्यान देना होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम कोलराउस लॉ की हेल्प से करते हैं। कोलराउस ने ये बताया कि जो इंडिपेंडेंट जितने भी ये हमारे हैं, ठीक है, आयंस है, इनका जो सम होता है वो वही हमारे इनको बताएगा। तो हमें देखना है इक्वेशन की हेल्प से कैसे हम इसको करेंगे। इक्वेशन नंबर ये हमारा 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 3। हमें क्या चाहिए, HOAC। यहाँ से हमारा ये मिल रहा है और ये हमें इक्वेशन 2 से मिल रहा है। यानी कि हमें दिख रहा है कि बाई एडिंग इक्वेशन 2 and 3 and subtracting equation 1, by adding equation and subtracting equation 1 we get answer। तो हम ऐड कर देते हैं 425.9 प्लस 91 माइनस 126.4 और हमारा जो भी आंसर होगा ये हमें कैलकुलेट करके मिल जाएगा और इसका हमारा आंसर आएगा, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 425 ये मैं साइड में कर लेता हूँ, 425.9 91, ठीक है, कोई बात नहीं है, 6 के 126 91 6
ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट करके हमारा आंसर मिल जाएगा 390.5। ये हमारा ऑप्शन 1 आंसर इसका चला जाएगा, ऑप्शन हमारा 1। ठीक है, और यूनिट वही है आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अब हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि सवाल मिलता है जहाँ पे आपके को डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो आप कोशिश करिए कि इसको राउंड ऑफ में कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और आपका जो भी नियर बाई आंसर मिले आप उसको इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि आप लगा करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपके ऑप्शंस में गैप बहुत ज़्यादा है, 390, 643, 461, 208। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड। यहाँ पे बोल रहा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। MnO4 माइनस से हमें Mn2 प्लस में जाना है। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को अपने बैलेंस करेंगे। हम लोग अपने रिएक्शन को MnO4 माइनस से हमें जाना है Mn2 प्लस की तरफ। हम लोग सबसे पहले बैलेंस करेंगे अपने रिएक्शन को। हम यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करना सबसे स्टेप 1, 4H2O। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8H प्लस है, 8H प्लस। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 8 प्लस और 1 माइनस कितना है यहाँ पे हमारे पास 7 प्लस, और यहाँ पे 2 प्लस। तो यहाँ पे हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते ही हमें मालूम पड़ता है ये MnO4 ये 1 मोलर है, और ये भी ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन है। ओके, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब हम जानते हैं 4 हम लोग को लिखने का तरीका होता है Q इंटू Ne, और 1 मोल का चार्ज होता है 1 फराडे। ठीक है, और N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल का चार्ज होता है 1 फराडे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये हमारा फराडे की वैल्यू होती है। यदि आपको 6500, यदि आपको ये मल्टीप्लाई करके आपकी ऑप्शन की डिमांड होगी तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 96500, ये कुलम में होता है। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, 5 फराडे। सेकेंड ऑप्शन ये इसका हमारा आंसर है, आंसर सेकेंड 5 फराडे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि द आर्टिफिशियल स्वेटनर यूज्ड फॉर कोल्ड फूड इज़। हम कौन सा आर्टिफिशियल स्वेटनर हम अपने कोल्ड फूड में यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन है एलिटेम, दूसरा है सुक्रेलोस, तीसरा है एस्पार्टेम और चौथा है सैक्रिन। हम सब जानते हैं कि ये आपको मेमोराइज़ करने वाला क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर है हमारा थर्ड, और ये है एस्पार्टेम। ये एक आर्टिफिशियल स्वेटनर होता है और इसकी स्वीटनिंग पावर आई थिंक 100 के आसपास होती है। ओके, 100 ही होती है, 100 के आसपास नहीं, 100 ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मेमोराइज़ करना था। ठीक है, आप सारे आर्टिफिशियल स्वेटनर का नाम और उनके स्वीटनिंग पावर को ध्यान में रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या, ये हमारा क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट के फॉर ए सर्टेन रिएक्शन इज के इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या दिया है कि 2.3 इंटू 10⁻⁵ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, और ये हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर हमारे रिएक्शन का क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने ये क्वेश्चन हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से उठाया गया है। यहाँ पे हम अपने रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख करके ही हम बता सकते हैं, और हमें आगे अपने सिलेबस में हमारे 3 रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें हमेशा याद होनी चाहिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को निकालने के लिए तो हमारा तरीका होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन 1/कंसंट्रेशन की पावर n,
और n यहाँ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम बारी बारी से, हमारा ऑप्शन दे रखा है 0, हमारा ऑप्शन दे रखा है पहला 0, दूसरा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। हम यहाँ से बारी बारी रख करके यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार 2, जो हमारा आंसर आएगा। या फिर हमें डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, तो हम बारी बारी से आप पुट करके आंसर देखेंगे तो ये n की वैल्यू आएगी 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। ओके, सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है और इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन इज NH4NO2। हमें एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे दे रखा है NH4NO2। ओके, और ये हमें N2 + H2O, और ये किसके लिए दिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। हम लोग बता सकते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। मैं यहाँ से इसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। ओके, हमारे एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होते हैं वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं इसी के साथ मैं बता दूं, तो ऐसे रिएक्शंस जो मोर देन 1 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पर वैसे रिएक्शंस के लिए जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन करते हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर पाते, मॉलिक्यूलरिटी होता क्या है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम सवाल पे अपने आते हैं। आप ध्यान दीजिए कि मैं सवाल का आंसर आपको नहीं डायरेक्ट, मैं बल्कि पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए, सभी ऑप्शंस पे ध्यान देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मॉलिक्यूलरिटी होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन। ओके, कि कितने हमारे इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कितने इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारे इस रिएक्शन के लिए हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हमारे इस रिएक्शन के लिए हो जाएगी 1, क्योंकि 1 इंडिविजुअल हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1। ओके, क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन मोर देन 1 स्टेप्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे इन्वॉल्व हुए हैं किसी रिएक्शन में। तो हमारा यहाँ ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है हमारा 0, बिल्कुल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1, यही हमारा आंसर। थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3। तो सेकेंड आंसर हमारा इसका आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। ओके, हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फिजियो एब्जॉर्प्शन। फिजियो एब्जॉर्प्शन मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हमारे सिलेबस में एक सरफेस केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है डिफरेंस फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा कि इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस, बिल्कुल सही है। इंटरेक्शन वीक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, तो वेंडर वॉल फोर्सेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका स्पेसिफिसिटी बहुत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ हाई, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होती है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो हाई होती है वो होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। इसकी एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होती है, लो। एंथैल्पी फॉर फिजियो एब्जॉर्प्शन एंथैल्पी इज लो। डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 20 to 40 किलो जूल पर मोल आई थिंक होती है यहाँ पे।
ओके। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कि इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। फिजियो एड्जॉर्प्शन इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ओके, इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमल्सन। हमारे गिवन ऑप्शंस में से इमल्सन कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है स्मोक, दूसरा है हमारा हेयर क्रीम, तीसरा है हमारे पास पेंट, थर्ड है हमारे पास पेंट, और फोर्थ इज चीज़। स्मोक, हेयर क्रीम, ओके, पेंट एंड चीज़। और ये हमें इसमें से पूछ रखा है कि इमल्सन इनमें से क्या होता है, ठीक है। तो हम स्मोक को जानते हैं कि व्हेन सॉलिड जब डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा गैस होता है, तो ऐसे केस में स्मोक बनता है और ये बनाता है एरोसोल। हेयर क्रीम क्या होता है, व्हेन ए लिक्विड इज अ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम भी हमारा लिक्विड होता है, तो ये हमारा बनाता है इमल्सन। ओके, उसके बाद आता है हमारा पेंट। पेंट क्या होता है हमारा, ये जब डिस्पर्स फेज जो होता है हमारा सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम हमारा लिक्विड हो, ये बनाते हैं सॉल। ओके, उसके बाद आता है हमारा चीज़, व्हेन ए लिक्विड इज ए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम हमारा क्या हो, सॉलिड, और ये क्या बनाते हैं, जेल। और हमारे क्वेश्चन का की आस्क है कि इनमें से इमल्सन कौन सा है, तो हम देख सकते हैं कि इमल्सन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है हमारा इमल्सन, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहे हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि कैप्रोलैक्टम इज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर, ठीक है। पहला दे रखा है हमारे पास नाइलॉन 66। सेकंड ऑप्शन हमारे पास नाइलॉन 6। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नाइलॉन 26, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डेक्रॉन, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कैप्रोलैक्टम स्टार्टिंग मटेरियल किस पॉलीमर के लिए हमारे है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमें सबसे पहले पॉलीमर चैप्टर में हमें हर एक पॉलीमर का हमें मोनोमर याद होना चाहिए। जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें कैप्रोलैक्टम के बारे में पूछा गया है। नाइलॉन 66 का मोनोमर होता है हेक्सामेथिल डाइअमाइन और एडिपिक एसिड, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, सेकेंड ऑप्शन है हमारा नाइलॉन 6, जी हाँ, कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर होता है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नाइलॉन 26, ये होता है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये होता है डेक्रॉन क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका मोनोमर होता है, और टेरिप्थेलिक एसिड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड, कैप्रोलैक्टम इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर नाइलॉन 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम अपने अब हम डिस्कस करेंगे अपने पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पेपर का कि यहाँ में मैच द कॉलम है, मैचिंग हमें दे रखा है और हमें कुछ ओर्स के नाम दिए हैं और बताना है कि ये और किस एलिमेंट के हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है सिडराइट, ठीक है, हम मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, गिवन है ए है हमारा सिडेराइट, बी है हमारे पास मेलेनकाइट, सी है हमारे पास कैलामाइन, और डी है हमारे पास बॉक्साइट। ओके, सिडेराइट हम क्या लिखते हैं, आयरन का ये कार्बोनेट और होता है FeCO3। ओके, मेलेनकाइट क्या होता है, CuCO3 डॉट CuOH का उल्ट्राइस। कैलामाइन क्या होता है, जिंक का ये कार्बोनेट और होता है ZnCO3, और बॉक्साइट क्या होता है Al2O3। ओके,
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें मैचिंग दे रखा है कि किस एलिमेंट का कौन सा ओर है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि ए इज़ द फर्स्ट, सिडराइट इज़ एल्युमिनियम का है। बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन ही हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। हम देख सकते हैं कि सिडराइट इज़ एन ओर ऑफ आयरन। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ए का सेकंड, ठीक है, पहला मैच कर गया। दूसरा करते हैं हम लोग, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, मेलेनकाइट, मेलेनकाइट इज़ एन ओर ऑफ क्या, कॉपर। बिल्कुल सही है, मेलेनकाइट इज़ एन ओर ऑफ कॉपर। ओके, ऑप्शन सी हमारा है कैलामाइन, कैलामाइन इज़ एन ओर ऑफ जिंक कार्बोनेट। ओके, कैलामाइन हमारा ओर दे रखा है जिंक के लिए। और फोर्थ है हमारा डी बॉक्साइट, और ये हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम का है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ओके, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आयरन का कार्बोनेट ओर क्या होता है। तो हमें याद रखना है कि हमारे पास सिडराइट होता है, और जिंक के लिए कार्बोनेट ओर होता है कैलामाइन, ZnC होती है। आपको फार्मूला और नाम दोनों याद होने। अब हम लोग अपने पेपर के डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि द मेटल रिफाइंड बाय वैन आर्केल मेथड। ओके, कौन सा मेटल है जिसको हम वैन आर्केल मेथड से रिफाइन करते हैं। ओके, तो इसमें हमें दो एलिमेंट पढ़ने होते हैं, एक जिरकोनियम और दूसरा टाइटेनियम। ये हमको याद रखना है, रिमेंबर ऑलवेज। ओके, इसको आपको हमेशा याद रखना है। हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट है हमारा निकिल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जिरकोनियम, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कॉपर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास टिन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ओके, और ये आपको मेमोराइज होना चाहिए कि वैन आर्केल मेथड हमारे किस किस मेटल के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अपने क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, ये भी एक मैचिंग है, हमें दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी मैचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आप ध्यान दीजिएगा, मैचिंग है ये भी। ठीक, पहला हमको दे रखा है अमोनिया, ABCD, पहला हमें दे रखा है अमोनिया। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। ओके, हम सब जानते हैं कि अमोनिया बहुत ही फेमस प्रिपरेशन है, N2+3H2 गिव्स 2 NH3, ये इक्वेशन लिखते हैं हम। और यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर यूज़ करते हैं। इसको बनाने का जो मेथड होता है, इस हम अमोनिया बनाते हैं हेबर्स प्रोसेस की हेल्प से, हेबर्स प्रोसेस। ओके, आपको सेकेंड है क्लोरीन, क्लोरीन की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं MnO2 और HCl की हेल्प से, और ये हम इसको बोलते हैं डेकॉन्स प्रोसेस। ओके, ऑप्शन 3 है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से बनाते हैं, और इसमें ध्यान रखिए आप बिल्कुल कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं V2O5 के प्रेजेंस में। ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक, और हमारा फोर्थ है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, NO3 की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं प्लेटिनाइज एस्बेस्टस के प्रेजेंस में, और मेथड होता है ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड से हम लोग, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए है अमोनिया, और हमें ये मिलेगा फोर्थ। ओके, सेकेंड है हमारा क्लोरीन, और क्लोरीन हमारा दे रखा है थर्ड, डेकॉन्स प्रोसेस। ओके, सी है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और ये हमें मिलेगा सेकेंड। ठीक है, और फोर्थ है हमारा नाइट्रिक एसिड, और ये हमें मिलेगा ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे, अपने पेपर के क्वेश्चन नंबर 13 पे, और 13 हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा है कि द फार्मूला ऑफ ए नोबल गैस स्पीसीज विच इज़ आइसोस्ट्रक्चर विज BrO3 माइनस, BrO3 माइनस के साथ
कौन सा स्ट्रक्चर हमारा आइसो स्ट्रक्चरल हो जाएगा। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिनके नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर सेम होंगे, वो सेम स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है XeO4 F4, सेकेंड ऑप्शन हमारा दे रखा है XeF2, थर्ड ऑप्शन हमारा दे रखा है XeO3 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा XeF4। अब हम बारी बारी से एक एक को देखते हैं इसको। BrO3 माइनस हम जानते हैं कि हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है। इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रोमीन के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास 7। ओके, और हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक है, हम सब जानते हैं 6। अब हम देखते हैं कि BrO3 माइनस पे क्या आता है। ठीक है, हम यहाँ ध्यान देते हैं, सिंपल तरीका मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ। 4 5 6 7 ये हमारे पास हो गए ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये सेंट्रल एटम है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, हम एक ऐड कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, उसी तरह नेगेटिव चार्ज में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो बॉन्ड बनाना चाहता है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तब जाके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, हमारे पास ये दूसरा ऑक्सीजन, और यहाँ ये तीसरा ऑक्सीजन, और ये हमारे पास जो बच जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग लोन पेयर बोलेंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। टोटल हमें मिलता है 4, और हम जानते हैं कि 4 के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं sp3। ओके, अब हम ये देख सकते हैं कि ज़ीनॉन में क्या होता है। ज़ीनॉन के लिए हम लोग देखेंगे तो ज़ीनॉन के पास इस हिसाब से हमें तो दिख रहा है कि इसका ऑप्शन है थर्ड। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कैसे। ठीक है, XeO3 के लिए क्या होता है कि ज़ीनॉन में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ज़ीनॉन के लिए, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए। ज़ीनॉन के लिए आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6। तो हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 2 3। ओके, और एक हमारे पास लोन पेयर, यहाँ हमें 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर मिल रहा है, यानी कि 4। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा XeO4। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाईवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 25। हमें बता रहा है कि एटॉमिक नंबर हमारे जो भी एलिमेंट दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 25। ओके, और ये एक इसकी वैलेंसी कितनी है, ये डाईवैलेंट है। हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर से बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 25 जो है Z25, और ये होगा Mn के लिए, और ये डाईवैलेंट कंडीशन में है, इसलिए हम इसको लिखते हैं Mn+2। ओके, हम जानते हैं कि Mn को लिखने का तरीका होता है, Mn25 को हम लोग लिखते हैं 3D AR 3D5 4S2। पर यहाँ पे हमारा Mn+2 दे रखा है, तो Mn+2 को लिखने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसा रहेगा, बस हम आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। अब हमें यहाँ पूछ रखा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को लिखने का तरीका होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को अब मैं बता रहा हूँ यहीं पे लिखने का तरीका होता है मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2। ओके, और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ, ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब हमने देखा कि Mn2+ जो हमारा डाईवैलेंट है इसके पास है 3D5 एंड 4S2 4S0 Mn+2 25। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कन्फिग्रेशन इसका करके 3D5, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको वैलेंस मिलेंगे 3D5, सारे इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड हैं यहाँ पे, और इस हिसाब से हम लोग n की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे 5। ओके, अब हम इसको ऊपर पुट करते हैं √n n+2 में, 5 और 5+2। अब देख सकते हैं ये 7 7 5 जा 35, और ये 5.925 के आसपास का एक रूट आएगा, क्योंकि 6 का 36 का अंडर रूट कितना है
6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये 5.92 समथिंग आया है इसका आंसर, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा 4। ओके, 5.92, और ये BM में लिखा है। मैग्नेटिक मोमेंट की एक यूनिट होती है जिसको हम लोग बोहर्स मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, इसलिए हम इसको BM। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है हमारे पेपर में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये स्टेटमेंट है, आपको काफ़ी स्टेटमेंट्स इसमें यहाँ पढ़ने हैं और सभी स्टेटमेंट्स को बारी बारी से समझना है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा जो है ये हमारा करेक्ट है। अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम से, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, सॉरी, ऑप्शन बी हमारा इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द ब्रांचिंग ऑफ कार्बन एटम्स। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशन होता है सरफेस एरिया के साथ। ओके, हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, तो इस हिसाब से ये हमारा स्टेटमेंट बी जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट सी क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हाइयर इन कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हाइड्रोकार्बन्स के कंपेरेटिवली हाई होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है जिसको ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होता, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट उनकी ज़्यादा होती है। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और ऑप्शन डी हम एक बार देख लेते हैं हमारा क्या है। ऑप्शन डी है हमारा कि द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है, यही है, एकदम सही बात है, यही हमने यहाँ पे भी बात की। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमारे पास करेक्ट कौन कौन से हैं अब हम देख लेते हैं। करेक्ट है हमारे पास ए स्टेटमेंट, हमारा सी, और स्टेटमेंट हमारा डी, A C D। हाँ, बी ही हमारा एक जो ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। ओके, एक सेकेंड, एक ऑप्शन मुझसे छूट गया है, सॉरी। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको भी। ऑप्शन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर इन कंपेरिजन टू, ये है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, सॉरी, और जिसको मैंने डी कहा वो है हमारा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन सी भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ऑप्शन सी क्या है हमारा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर लेजर इन कंपेरिजन टू हेलो एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, वही हमने वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है, वही रीज़न है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सी गलत हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है हमारा कि अमीनो एसिड इन ज्विटर आयनिक फॉर्म्स हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीनो एसिड ज्विटर आयन क्या होते हैं। ज्विटर आयन वो आयन्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ज्विटर आयन्स क्या होते हैं, ये डाइपोलर होते हैं। डाइपोलर मतलब इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों देखने को मिलता है, और ये बिहेवियर में एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग इसका लेते हैं, जैसे सल्फेनिलिक एसिड का। SO3H, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है ज्विटर आयन के फॉर्म में, एक H+ एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम लोग लिखते हैं NH3+ एंड SO3-। और हम ये देख लिए हैं कि हमारा जो डाइपोलर आयन होता है ज्विटर आयन, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर का होता है। तो हम यहाँ पे पहला हमारे ये फॉर्म शो कर रखा है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन हमारा एसिडिक बिहेवियर, जो पहला ऑप्शन हमारा नहीं है, गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा दे रखा है बेसिक बिहेवियर, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमें बोल रहा है एम्फोटेरिक बिहेवियर, सही है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा न्यूट्रल बिहेवियर, नहीं,
आंसर इज थर्ड, एम्फोटेरिक नेचर। ओके, जिटर आंसर ऑलवेज इन एग्जिस्ट एज एम्फोटेरिक। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि मैचिंग है, ये भी हमारा फिर से अगेन मैचिंग आ गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। हमें कंपाउंड का नेम दे रखा और हमें उसके स्ट्रक्चर से मैच करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ABCD करके बताते हैं, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, A B C एंड D। यहाँ पे हमारा सबसे पहला दे रखा है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर हम लोग एक एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, थर्ड है हमारा बेंजोइक एसिड। ठीक इसी तरह से जैसे हम लोगों ने बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे हम लोग अपना कार्बोक्सिलिक एसिड एक ग्रुप ऐड करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेंजोफेनॉन। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको नेम वाइज याद होने चाहिए, ये सब आपके सिलेबस के स्ट्रक्चर्स है, आपके सारी बुक में दे रखे हैं और ये सब आपको याद होने चाहिए नेम के अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैच द कॉलम एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एसिटोफिनॉन सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ठीक है, एसिटोफिनॉन, वो हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ए है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ मैचिंग में हम देखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद बेंजोइक एसिड हमें दे रखा है फोर्थ। ओके, फिर है हमारा बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन है हमारा थर्ड। तो हम यहाँ से अब अपना मैचिंग करते हैं कि हमारा ए के लिए हमारा होना चाहिए सेकंड, ए के लिए हमारा होना चाहिए सेकंड। हमें दिख रहा है कि एक ही हमारा सेकंड आंसर इसमें मिल रहा है। ठीक है, फिर भी हम आगे के भी मैच कर लेते हैं। सेकंड के लिए हमारा फर्स्ट, सेकंड में हमारा मैचिंग है फर्स्ट। थर्ड के लिए हमारा फोर्थ, बिल्कुल सही है, और फोर्थ के लास्ट वन के लिए हमारा थर्ड, बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पेपर का क्या, विच सिंपल केमिकल टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। कौन सा ऐसा केमिकल टेस्ट है जिससे हम लोग इथेनॉल और प्रोपेनॉल को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। CH3CH और O, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। 3CH2C+1O/H। हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, हमारा है ये आयोडोफॉर्म। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारा टॉलेंस टेस्ट। थर्ड है हमारा फेलिंग टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ल्यूकास टेस्ट। सबसे पहले तो हम फोर्थ ऑप्शन को पहले ही कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ल्यूकास टेस्ट अल्कोहल का टेस्ट होता है, ये यहाँ एल्डिहाइड का कोई टेस्ट नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होता है और ये हमारे पास दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए एक हमें इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन जो है इसके लिए ये होता है मिथाइल कीटोन का होना ज़रूरी है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ मिथाइल कीटोन तो मिल रहा है इस ग्रुप में, पर यहाँ हमें कोई मिथाइल कीटोन नहीं मिल रहा है। ओके, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे से दूर है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम इनको बता सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 19 पे आते हैं। फेलिंग टेस्ट भी हम लोग एल्डिहाइड्स के लिए करते हैं, इसलिए हम इस पर यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पे फेलिंग टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। हमें जितने भी अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आप सबको जानना है, आप सब जानते होंगे इसको, और नहीं जानते तो आप इसको ज़रूर से ध्यान में रखिए। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन की नेसेसरी कंडीशन सबसे पहले होती है कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड प्रेजेंट। ओके, और हमें अपने 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, 4 कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं और हमें यहाँ बताने हैं कि हाँ। तो हम क्वेश्चन अपना डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 19
और यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है मिथेनल, H, HCHO। सेकेंड है हमारा बेंजल्डिहाइड, थर्ड है हमारे पास 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेनल। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ओके, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच सेकेंड कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। डायरेक्टली हाइड्रोजन का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं जब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स पहले से प्रेजेंट हैं और इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी, इस कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप के साथ और 2 साइड, एक ग्रुप इधर और एक कार्बन चेन के साथ इधर, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें देखने को मिलता है कि इस अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन को ही हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर इस हिसाब से हमारा हो जाएगा फोर्थ। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग विच वन इज ए डाइसैकराइड। इनमें से डाइसैकराइड कौन सा है? डाइसैकराइड, ठीक है, डाइसैकराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जिस 2 शुगर यूनिट दे सकते हैं। आफ्टर हाइड्रोलिसिस हमें 2 यूनिट्स ऑफ शुगर ऑब्टेन होता है, 2 यूनिट ऑफ शुगर ऑब्टेन। सैकराइड्स आर शुगर। ओके, अब देखिए हमारा ऑप्शन 1 है ग्लूकोज, जो कि एक खुद मोनोसैकराइड है। ठीक है, मोनोसैकराइड। उसके बाद ऑप्शन सेकंड है हमारा ग्लाइकोजन, ये हमारा पॉलीसैकराइड, मोनोसैकराइड है ये। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास माल्टोस, ये हमारा डाइसैकराइड है। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, ये भी हमारा एक पॉलीसैकराइड है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज मोनोसैकराइड्स की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है क्योंकि वो खुद सिंगल है। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकराइड है जो कि बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड से मिलकर के बना होता है, तो ये भी हाइड्रोलिसिस के बाद कई सारे मोनोसैकराइड्स देगा, तो ये भी नहीं होगा। हमें पूछ रखा है डाइसैकराइड के बारे में। माल्टोस, जिसके हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है 2 मोल ग्लूकोज। ओके, और ये एक डाइसैकराइड है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास स्टार्च, जो कि ये भी एक पॉलीसैकराइड है, और इसको भी हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें कई सारे मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलते हैं। तो नहीं है, हमारा ऑप्शन इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर 3। ओके, ये आपके 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CUET 2024, और इसी ऐसी सीरीज़ के लिए अच्छे बेहतर क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।